हमने अक्सर बड़े बुजुर्गों से फिल्मों में ये सुना है कि संतान का सुख ऊपर वाले की देन है। अब बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी माँ बाप नहीं बन पा रहे। उनके लिए आईवीएफ इस खुशी को पाने का एक रास्ता है। हालांकि आईवीएफ को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में बहुत गलतफहमियां भी हैं, बहुत मिथक है, और जो लोग आईवीएफ के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए और आईवीएफ को A to Z समझाने के लिए आज हमारे साथ बैठकी में मौजूद हैं दो बहुत ही बेहतरीन एक्सपर्ट्स। डॉक्टर मनिका सिंह जो बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ लखनऊ में कंसल्टेंट हैं और 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखती हैं, और डॉक्टर प्राची बेनारा जो बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ गुरुग्राम में कंसल्टेंट हैं और 11 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखती हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है ललन टॉप में। थैंक यू सो मच। पहले सवाल की तरफ चलते हैं। डॉक्टर प्राची, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, मैंने बहुत सारे ऐसे कपल्स को देखा है और मैं पर्सनली भी जानती हूँ जो बहुत सालों से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं और किसी रीजन से नहीं हो पा रहा, वो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो वो खुद से ये कहते हैं कि हमने ज़रूर पिछले जन्म में कोई ऐसा पाप किया होगा, हमसे कुछ ऐसे कर्म हुए होंगे जो इस जन्म में हमें उसकी सज़ा मिल रही है और हमारा बच्चा नहीं हो रहा। और आसपास के जो लोग हैं वो भी दबे शब्दों में, टॉन्ट में ये चीज़ उनको सुना ही देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे जो ऑडियंस है जो इस तरीके से सोच रहे हैं, अगर आप उनको ये बता दें कि पुरुषों में और महिलाओं में इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं ताकि वो खुद को ब्लेम ना करें। आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। जनरली क्लिनिक में बैठ के हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बैठते ही रोने लगते हैं और कहते हैं कि पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई, जो चीज इतनी आसानी से हमारे पेरेंट्स को, हमारे साथ रहने वालों को, भाई बहनों को मिल गई, वो हमें नहीं मिल पा रही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको जानना कि इनफर्टिलिटी एक समस्या तो है पर एक श्राप नहीं है। इतनी सारी टेक्निक्स हैं आजकल, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि निसंतानता अब इज अ थिंग ऑफ पास्ट। बहुत सारी तकनीकें हैं जिससे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी महिला की वजह से नहीं होती। महिला और पुरुष दोनों 50-50% रीजन कंट्रीब्यूट करते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। इसमें महिला की तरफ से अगर उनके अंडा सही तरीके से नहीं बन रहा, अगर उनकी ट्यूब ब्लॉक है, अगर उनके गर्भ में कोई पॉलिप या फाइब्रॉइड है। पॉलिप या फाइब्रॉइड का मतलब अगर आप आसान भाषा में समझा दें। पॉलिप या फाइब्रॉइड का मतलब है एक सिंपल मस्सा, जैसे हमारी स्किन पे मस्सा हो जाता है, हम उसे हटा देते हैं जी। पॉलिप भी यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर एक मस्से जैसा है जिसको बहुत ही मामूली तकनीकों द्वारा हटाया जा सकता है। आदमियों में अगर वो इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इजैकुलेटरी डिसऑर्डर है, या उनके वीर में शुक्राणु का नंबर या उसकी हलन चलन क्षमता कम है, तो ये सारे रीजंस कंट्रीब्यूट करते हैं इनफर्टिलिटी की तरफ। पर शुरुआत में ही मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सारी समस्या ट्रीटेबल है। अच्छा, तो जरूरी है एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से डिस्कशन करने की और हर तरीके का ट्रीटमेंट समझने की। ओके, इसमें अगर आपको जोड़ना चाहें डॉक्टर मनिका। आईवीएफ के लिए हाँ, ये डॉक्टर प्राची ने बिल्कुल सही बोला है। मुझे ऐसा लगता है लोग आगे बढ़ के नहीं आ रहे हैं। लोगों को लगता है कि इसके एक्चुअली मिथ इतने ज़्यादा हो गए हैं कि लोगों को लगता है कि वो ही सही है, और अगर हम आगे जाएंगे तो कुछ सोशल स्टिग्मा है, उनको कहीं इधर उधर पता ना चल जाए, वो घबराते हैं। तो नॉलेज की थोड़ी सी कमी है जो धीरे धीरे शायद थोड़ा इंडिया में एडवांस कर रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ है जो आगे आना बचता है। लोगों को आने के लिए थोड़ा सा आना पड़ेगा, स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा। वो लोग आसपास में जाके इतनी चीजें पूछते हैं और गलत नॉलेज लेके घर बैठना जरूरी समझते हैं। तो एक ही बात हम कहना चाहते हैं, जो भी डाउट है हमसे पूछिए, स्पेशलिस्ट से पूछिए, ताकि वो सारे डाउट्स हम क्लियर कर सकें। आपने बिल्कुल सही बात कही कि आज भी आईवीएफ को लेके ना थोड़ा एक शर्मिंदगी सी है लोगों के मन में। मेरी जैसी कल एक कलीग से बात हो रही थी, जब उनको पता चला था कि हमारे साथ 2 आईवीएफ स्पेशलिस्ट होंगे, तो उन्हीं ने मुझे ये बताया कि उनके जान पहचान में कोई है जिनको लगभग 20-25 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, एंड 20-25 साल जा करके जब निकल गए तब जाके उनकी एक औलाद हुई, और मोस्ट प्रॉब्ली वो आईवीएफ से ही हुई है। बट वो अपने आसपास किसी को भी ये चीज़ बताते नहीं है, वो छुपाते हैं। वो एक शर्मिंदगी लोगों को महसूस होती है। तो क्या इसके पीछे क्या कपल्स ऐसा फील करते हैं कि हम बायोलॉजिकली क्योंकि बच्चा नहीं
कंसीव कर पा रहे हैं तो हम कहीं फेल हो गए हैं? क्या वो स्टिग्मा है लोगों के मन में? हाँ, मे बी यू कैन से दैट। उनको ये लगता है कि जब आसपास लोगों को आराम से हो गया तो उन्हें शर्मिंदगी इस लेवल पे महसूस होती है, क्योंकि वो अपने आप को आसपास के लोगों का देखते हैं, उनका आसानी से देखते हैं। ये भी हो सकता है कि आसपास में किसी ने IVF कराया हो, लेकिन लोग आगे बढ़ के बताते नहीं है, ये कॉमन है। तो उन्हें नॉलेज भी नहीं मिलती और उन्हें पता नहीं चलता है किससे हेल्प मांगे। तो डॉक्टर मनिका, मेरा जो अगला सवाल है वो इसी शर्मिंदगी, इसी स्टिग्मा से जुड़ा हुआ है। आपने भी ये देखा होगा, नहीं तो सुना ही होगा, कि अक्सर जब कोई कपल किसी भी कारण से बच्चा नहीं पैदा कर पा रहा, बहुत साल हो गए शादी को, तो जनरली जो महिला है, जो बीवी है, उसके ऊपर सारा ब्लेम आ जाता है। कई सारे केसेस में ससुराल वाले, रिश्तेदार, आसपास के लोग महिला को ब्लेम करने लगते हैं, कुछ ऐसे अपशब्द बुलाते हैं जो कि बहुत गलत है, और पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा औरत के ऊपर उस चीज का ब्लेम डाल दिया जाता है कि इसके अंदर कोट अनकोट कोई कमी है, इस वजह से बच्चा नहीं हो रहा। अब जहां तक मेरी समझ है कि इनफर्टिलिटी का किसी जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, पर आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा क्लियर कर सकती हैं, क्या जेंडर से कोई लेना देना है कि कौन इनफर्टाइल ज्यादा होता है, महिलाएं ज्यादा होती हैं, पुरुष ज्यादा होते हैं, ताकि लोगों को ये नॉलेज हो और आगे जाके कभी किसी महिला को ये चीज फेस ना करनी पड़े? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। फीमेल्स को बहुत लोग ब्लेम करते हैं, फीमेल्स को लोग आउटकास्ट कर देते हैं। जो हम अगर छोटे मोटे शहरों में देखें तो ये भी होता है कि वो लोग बोल देंगे कि दूसरी शादी कर लें, इसमें कुछ दिक्कत है। बट मेल्स आगे बढ़ के अपना चेकअप कराने में इतने तत्पर नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम में कोई दिक्कत नहीं है। जनरल सेंस ये बन गई है, परसेप्शन जनरली ये है। परसेप्शन ये हो रहा है। तो इसमें एक्चुअली क्या है, फैक्टर्स दोनों के ही हो सकते हैं, फीमेल फैक्टर्स, मेल फैक्टर्स। फीमेल फैक्टर्स में डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जैसे हमारा ओवेरियन रिजर्व यानी अंडे बनाने की क्षमता किसी महिला की कम हो सकती है, या PCOD हो सकती है महिला को, या फिर ट्यूबल फैक्टर्स जो बहुत कॉमन है, यानी कि नलियां बंद हो सकती है महिला की। तो उसमें ये सब चीज़ें हैं जो महिला के फैक्टर्स हैं, जो अलग अलग डिवाइडेड हैं। वहीं पे पुरुषों में फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर प्राची ने बोला था कि व्रीय में जैसे हमें शुक्राणुओं की कमी मिले या हमें शुक्राणु बिल्कुल ना मिले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम शुक्राणु ले नहीं सकते। इसके बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। हम उनका हार्मोनल टेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद ये हो सकता है कि हम लोगों को पुरुष के शरीर में बन रहा हो, लेकिन हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया हो, है ना। तो उसके लिए हम लोग, अगर आप समझा दें, व्रीय में शुक्राणु ना मिलना या नील मिलना, तो उसको हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। अब नलकी में बंद होने के कारण हो सकता है वो व्रीय में ना मिल रहा हो, तो एक टीसा प्रक्रिया होती है जिससे हम सीधे अंडकोश से शुक्राणु लेके बच्चा बना सकते हैं। तो साइंस इतनी एडवांस कर गई है कि हम सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बस हम ये चाहते हैं कि लोगों को सिर्फ एक जेंडर पे प्रेशराइज नहीं करना है, दोनों कपल्स को आके अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए, इसके लिए आगे बढ़ के बात करनी चाहिए। ओके डॉक्टर प्राची, जैसे अभी हमने महिलाओं की बात करी, डॉक्टर मनिका ने बताया, पुरुषों को भी काफ़ी हद तक ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि अगर कोई पुरुष पिता नहीं बन पा रहा बायोलॉजिकल तरीके से, तो लोग उसको नपुंसक कहने लगते हैं। बहुत गलत फहमियाँ आ जाती हैं लोगों के मन में, काफ़ी मिथक हैं। लोगों को ये लगता है कि अगर कोई पुरुष पिता नहीं बन पा रहा तो वो सेक्स भी नहीं कर पा रहा होगा। क्या सेक्स करना और पुरुष का पिता बनना दोनों एक बात है, या ये जो धारणा है ये एकदम गलत है कि कोई बायोलॉजिकल तौर पर अगर पिता नहीं बन पा रहा पुरुष तो वो सेक्स भी नहीं कर सकता? ये बहुत ही गलत धारणा हमारे सोसाइटी में चल रही है। नपुंसक होना या बांझ होना, ऐसे वर्ड्स यूज करके हम ये नहीं समझते कि उस महिला या उस पुरुष की मानसिक स्थिति पे हम कितना हिट कर रहे हैं। और सेक्स करना और पिता या माँ बनना बहुत ही डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। सेक्स ना कर पाना और माता या पिता ना बन पाना में बहुत अंतर है। माता या पिता ना बन पाने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो हम सब ने अभी बात करी, पर सेक्स ही एकमात्र कारण है पिता या माता ना बन पाने का। ये बहुत ही गलत धारणा है और इससे हम इतना प्रेशर कर रहे हैं सोसाइटी पे। 2-3 दिन पहले ही मैंने एक कपल को अपनी क्लिनिक में देखा।
वो दोनों बेचारे बहुत ही सहमे से क्लिनिक में सामने आके बैठते हैं और बोलते हैं कि हमें ये बोला जा रहा है कि क्योंकि मेरे हस्बैंड में नील काउंट है, मतलब वो नपुंसक है, उनकी और टेस्टिंग करा लो, गलत शादी हो गई, इनको घर से बाहर निकाल के किसी और आदमी के साथ। एक और सिचुएशन मैंने सुनी जिसमें बोला गया कि देवर के साथ आप इंटीमेसी बना लो जिससे आपको बच्चा हो जाए। तो ये बहुत ही गलत धारणा हमारी सोसाइटी में आ रही है। हमें कोशिश करके इस धारणा को हटाना है और ये समझाना है कि ये दोनों चीजें एक नहीं है। और ये जो बात है कि अगर आप पिता नहीं बन पा रहे तो मतलब वो पुरुष सेक्स करने भी सक्षम नहीं है, ये बात भी गलत है। टोटल गलत है। मैंने बहुत बार सुना है कि कोर्ट में केस फाइल हो जाते हैं कि ये पिता नहीं बन पा रहा और सेक्स भी नहीं कर पा रहा। सो ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। सेक्स ना कर पाना के कारण डिफरेंट हैं, पिता ना बन पाने के कारण डिफरेंट हैं, और हमें इन दोनों को कभी नहीं जोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और डॉक्टर मनिका, कभी ऐसा होता है क्या, जैसे डॉक्टर प्राची ने बहुत सारे मेडिकल रीजंस बताए कि आप पेरेंट क्यों नहीं बन पा रहे, चाहे वो महिला हो या पुरुष, क्या आप लोगों ने कभी ऐसा कोई केस देखा है कि मेडिकली सब कुछ ठीक है उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है? क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है। कुछ कारण हैं जो नहीं पता चलते हैं, अननोन कॉजेज हैं जो हम नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ है जिस कारण वो माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं। तो उसमें आईवीएफ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसमें हमें हेल्प मिलती है आईवीएफ में, क्योंकि हम सब कुछ देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, और हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं। तो वो काफ़ी हेल्प करता है हमें जानने में कि सब कुछ अच्छा है, अंडे अच्छे हैं, शुक्राणु अच्छा है, फिर भी है नहीं बन पा रहे हैं पेरेंट्स। तो उसमें हमारे लिए ये प्रोसेस करना और बच्चा देना एक बहुत ही अच्छा तरीका है आईवीएफ से। तो इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो 30% रीजन महिला, 30% रीजन पुरुष, और बचे हुए 40% अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जितने टेस्ट करा रहे हैं वो सब ठीक है, और 40% फिर भी पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि उन्हें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है। तो जरूरी नहीं है कि हमें कोई कारण पता ही चल जाए। इट कैन बी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसमें जैसे डॉक्टर मनिका ने बोला आईवीएफ हैज प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, हम आते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगर कोई कपल है और वो नहीं कंसीव कर पा रहा बहुत कोशिशों के बावजूद भी, तो सबसे पहले कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं या कौन सी ऐसी जांच है जो ये कपल करवा सकता है ये जानने के लिए कि मामला जो है वो इनफर्टिलिटी का है या कोई समस्या है मेडिकली जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है? जब भी कोई कपल हमारी क्लिनिक में आता है तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि अकेली महिला ना आए और अकेला पुरुष नहीं आए, क्योंकि हम दोनों कपल को ट्रीट कर रहे हैं। जब भी हम किसी महिला के इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं तो हम सबसे पहले उनका एक बेसिक अल्ट्रासाउंड करते हैं, उनके अंडों की मात्रा को कैलकुलेट करते हैं कुछ ब्लड टेस्टों द्वारा। उनके अल्ट्रासाउंड में हम उनका गर्भ या यूट्रस को देखते हैं किस शेप का है, कोई जैसे मैंने बोला कोई मस्सा तो नहीं है यूट्रस के अंदर, ये चेक किया जाता है। और लास्ट में हम उनकी नलों को या ट्यूबों को चेक करते हैं। ऐसे जब पुरुष हमारे पास आते हैं तब हम उनका सबसे पहले एक सीमन एनालिसिस या उनके वीर की जांच करते हैं। इसमें मोटा मोटा हम 3 चीजों का ध्यान रखते हैं, क्या काउंट है, क्या हलन चलन क्षमता है, और क्या शेप है स्पर्म का। हलन चलन क्षमता यानी शुक्राणु की हलन चलन क्षमता का मतलब है कि जब शुक्राणु रिलीज होते हैं तब कुछ स्पर्म्स तो अपने लक्ष्य की तरफ भाग रहे हैं, अंडे की तरफ भाग रहे हैं, कुछ जिंदा होने के बावजूद भी हिल नहीं पा रहे हैं, और कुछ लक्ष्यहीन है। तो ये सारी चीजें हमें पता चलता है जब हम एक प्रॉपर सीमन एनालिसिस या वीर की जांच करते हैं। तो औरत के कुछ ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और ट्यूबों या नलों की जांच, और आदमियों में सबसे पहला टेस्ट होता है वीर की जांच। ओके। और जब ये सारी जांच हो जाती है, सारे टेस्ट हो जाते हैं, तब पता चलता है कि एग्जैक्टली समस्या क्या है और फिर उसी हिसाब से इलाज तय किया जाता है। बिल्कुल। ओके। और ये तभी पता चलेगा आपको अगर आप सबसे पहले एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। बिल्कुल। तो अगर किसी लेडी की उम्र 32 ईयर्स से कम है और उन्हें 1 साल हो गया है और कंसेप्शन नहीं आ पा रहा, तो उन्हें एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना है। और अगर उनकी उम्र 32 ईयर्स से ज्यादा है तो साल भर का वेट ना करें, 6, 7, 8 महीने हो गए कंसीव नहीं हो पा रहा है तो प्लीज एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलें। और आपने बहुत सही बात बोली कि फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से ही मिलें, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि अक्सर जब
कपल्स नहीं कंसीव कर पा रहे होते हैं तो वो कुछ ऐसे गलत झोला छाप जिनको बोलते हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं जो कि ना ही उनको सही इलाज देते हैं, ना ही सही डायग्नोसिस देते हैं, पर वो ऐसी दवाइयाँ और ऐसी चीज़ें उनको रेकमेंड कर देते हैं करने के लिए जो कि ना सिर्फ सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि उनकी मेंटल स्टेट के लिए भी बहुत गलत होती हैं। तो ज़रूरी है कि अगर कोई भी इंसान जिसको ये समस्या आ रही है वो एक सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाए, एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिले और उसके बाद सही डायग्नोसिस उसको पता चलेगा, राइट। डॉक्टर मनिका, मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे कपल्स, ज़्यादातर कपल्स आईवीएफ को एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे देखते हैं कि बहुत साल ट्राई किया, जब नहीं हो रहा है बच्चा, 10 साल 15 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, तब जाके लोग आईवीएफ के बारे में सोचते हैं। मेरा सवाल ये है कि कपल को कितना टाइम वेट करना चाहिए, कितना इंतजार करना चाहिए, उसके बाद जाके आईवीएफ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जो टेक्निकली तो कोई कहा जाता है उम्र नहीं होती माता पिता बनने की, बट मेडिकली क्या टाइम है जब लोगों को सोच लेना चाहिए कि अगर अब नहीं हो रहा है बायोलॉजिकली तो आईवीएफ सोचें। जैसे कि अभी बोला था कि एक एज है 32 ईयर्स से पहले अगर नहीं हो रहा है, 1 साल में अगर नहीं हो रहा है तो हमें विजिट करना चाहिए। फिर एक एज ग्रुप आता है 32 अबव, जिसमें होता है कुछ मंथ्स वेट करने के बाद आना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, बहुत अगर आप टेंटेटिवली बता सकें। 6 to 7 months, 6 months है ना। अगर हम्म। नहीं हो रहा है, दे नो अबाउट कि किस समय इंटरकोर्स करना चाहिए, उन्हें सब कुछ पता है। उसके बाद भी अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो दे शुड डेफिनेटली कम टू अ स्पेशलिस्ट। अब आप सही कह रही हैं कि बहुत लोग होता है जो उसको लास्ट रिजॉर्ट बना देते हैं, क्योंकि वो हर तरफ से कोशिश करना चाहते हैं, नहीं हुआ तब उन्हें लगता है कि अब चलना चाहिए आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास, या फिर वो जिन डॉक्टर को दिखा रहे होते हैं उसके बाद अगर डॉक्टर कह देते हैं कि आप जाइए अब आईवीएफ, तब वो आते हैं। इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो 10-12 साल के बाद किसी के कहने से या फोर्सिबली स्पेशलिस्ट के पास आ गए हैं, रिपोर्ट्स हमने देख ली है। अगर हम ये बोलते हैं कि अब आपको आईवीएफ के लिए चलना चाहिए क्योंकि आपकी कुछ रिपोर्ट्स में दिक्कत आ गई है, फीमेल का जो है अंडा बनाने का क्षमता कम हो रहा है, तो वो उम्र के साथ घटता ही जाएगा। या हम यूट्रस बच्चेदानी की बात करें तो हर एक चीज, रिसेप्टिविटी, सब कुछ डिटोरेट होता है उम्र के साथ, ये हमें भी पता है। बट उसमें भी वो इंसिस्ट करेंगे कि हम कुछ और ट्राई कर लें, हम कुछ और समय रुक जाएं। एक चीज है जो हम कहना चाहते हैं कि समय बहुत शक्तिशाली होता है इस दौरान, हमें समय वेस्ट नहीं करना है। अगर हमें लग रहा है हमारी रिपोर्ट्स हैं और हमें उस डायरेक्शन में जाना है कि हमें आईवीएफ कराना है, तो उसका हम वेट ना करें और स्पेशलिस्ट की बात सुने और आगे उसकी अकॉर्डिंग ही हम लोग प्लान बना के उनका प्रोसेस शुरू कर दें। तो इसमें है कि उन्हें हमारे से पूरी एक ओपिनियन लेके अपना प्रोसेस जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कराना चाहिए, रादर कि हम और समय खींचें, क्योंकि समय के साथ आईवीएफ का सक्सेस रेट भी कम होता जाता है। ओके, तो ये जो 10 साल 15 साल वेट करने का चलन है ये ठीक नहीं है। नहीं, ओके। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी। अभी आपने बोला कि बायोलॉजिकली अगर आप बच्चा कंसीव करना चाह रहे हैं तो कपल्स को ये मालूम होना चाहिए कि सेक्स करने का सही समय क्या है। इससे मैं ओव्यूलेशन समझी। एग्जैक्टली। पर बहुत सारे कपल्स शायद ऐसे होंगे जिनको एक्चुअल आइडिया नहीं है कि ओव्यूलेशन के टाइम पे प्रेगनेंसी का जो चांस है वो सबसे ज्यादा होता है, उसी टाइम पे कंसीव होती है। अगर आप ये थोड़ा बहुत ही लेमैन में शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझा दें। हाँ, ओव्यूलेशन के बारे में कई लोगों को नहीं पता हो सकता है, स्पेशली जो बहुत यंग कपल्स हैं जो ट्राई कर रहे हैं, उनको नहीं पता होगा, तो वो भी अपने किसी गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास जा सकते हैं और वो उनसे आइडिया ले सकते हैं कि किस दौरान सेक्स करने से हमारे बच्चा करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, 2-3 चीजें हम कर सकते हैं। या तो गायनेकोलॉजिस्ट उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि हम उनका अल्ट्रासाउंड करें, जैसे उसको हम कहते हैं फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग। तो उसमें गायनेकोलॉजिस्ट उनका अंडे का ग्रोथ देख सकते हैं और जब वो रप्चर होता है तब वो उन्हें बता सकते हैं कि अब आप ओव्यूलेट कर रहे हैं और आप अब इंटरकोर्स करिए, तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाएगा। ओके, आगे बढ़ने से पहले बस ये समझा दीजिए ओव्यूलेशन क्या होता है। ओव्यूलेशन होता है जब हमारा महिला का अंडा फूट रहा होता है। तो महिला का अंडा जब फूटता है तो आप ये मानिए कि 24 घंटे के अंदर ही वो बॉडी में रहता है और वो प्रेगनेंसी करने का चांसेस उसी दौरान सबसे हाई रहता है। तो जिन महिलाओं की मासिक एकदम नियमित है, मतलब रेगुलर मेंसेस है, तो उनके लिए ये ट्रेस करना आसान है। लेकिन रेगुलरली ऐसा होता है जिनकी महीना रेगुलर नहीं होते हैं, तो उनके लिए ये सजेशन रहेगा कि वो गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करें और अपना ओव्यूलेशन जाने कि वो किस समय पे हो रहा है।
तो पीरियड से कितने दिन पहले ओव्यूलेशन होता है आमतौर पे? आमतौर पे पीरियड के 14वें दिन 15वें दिन के दौरान ओव्यूलेशन अंडा फूटता है अच्छा। रेगुलरली। लेकिन कई महिलाएं जिनके महीने रेगुलर नहीं आ रहे हैं तो उनको ये चीज जानने के लिए थोड़ा स्पेशलिस्ट का मदद लेना पड़ सकता है। और कुछ शायद किट वगैरह भी आती हैं। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि अगर किसी लेडी की साइकिल्स थोड़ी सी प्रोलॉन्ग्ड है, जैसे नॉर्मली अगर 28-30 दिन का साइकिल है तो 14वें-15वें दिन ओव्यूलेशन हो जाएगा। अगर किसी महिला की 35 डेज या 40 डेज की साइकिल मतलब उसको पीरियड 35 या 40 दिन बाद आता है फ्रॉम द फर्स्ट डे। एक पीरियड और दूसरे पीरियड के बीच में 35 से 40 दिन का गैप आप कह रही हैं। तो आप एक रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पीरियड के 14 दिन पहले ओव्यूलेशन होगा। तो अगर 40 दिन पे रेगुलरली पीरियड आ रहा है तो ओव्यूलेशन 25वें 26वें दिन होगा। अगर 35 डेज पे रेगुलर पीरियड आ रहा है तो ओव्यूलेशन 14 दिन पहले यानी कि 20वें दिन या 21वें दिन होगा। तो ऑब्वियसली अल्ट्रासाउंड करा ले, जैसे डॉक्टर मनिका ने बोला, वो तो बेस्ट रिसोर्ट है, एग्जैक्ट डे पता चल जाएगा। अच्छा। पर अगर आपके पास अल्ट्रासाउंड तक जाने का साधन नहीं है तो घर में आप ये मान सकते हैं कि आपके एक्सपेक्टेड पीरियड डेट से 14 दिन पहले ओव्यूलेशन होता है। कई बार मार्केट में कुछ किट्स मिलती है जिनको LH किट बोला जाता है। इनकी सेंसिटिविटी यानी कि इनका सही होने का प्रतिशत 70 से 75% है, बट 70 से 75% ये आपको आइडिया दे देती है कि किस टाइम हमारी बॉडी में अंडा रिलीज हो रहा है। तो आप ये खरीद करके इसे टेस्ट कर सकते हैं और फिर अगर जो भी टाइम उसमें पता चल रहा है, मतलब आपको ये पता चल जाएगा आप ओव्यूलेट कर रहे हैं या नहीं। ये टाइम जानना बहुत जरूरी है बिकॉज अंडे की लाइफ सिर्फ 24 घंटे की है। अच्छा। अगर इस टाइम पे स्पर्म नहीं मिला तो उस पूरी साइकिल में प्रेग्नेंट होने का चांस नहीं है। तो इसीलिए ओव्यूलेशन के टाइम पे सेक्स को टाइम करना बहुत जरूरी है। इसको फर्टाइल विंडो बोला जाता है हमारी मेडिकल भाषा में। तो ये एक एग्जैक्ट डे नहीं होता, हम हमेशा एक 7 दिन का विंडो बताते हैं। जैसे अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है तो 11वें दिन से 18वें दिन के बीच में आपको इंटरकोर्स करना है टू हिट इन दैट मंथ। और 24 घंटे बाद उस अंडे का क्या होता है? वो अंडा ना एक कण है। जैसे रोज हम अपनी स्किन से भी बहुत सारे सेल्स लूज कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा जी। ऐसे ही वो अंडा अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ यानी कि अगर स्पर्म के साथ नहीं मिला तो वो फीमेल बॉडी में वैनिश हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक वो कण है जो दिखता नहीं है। अच्छा, इसीलिए ओव्यूलेशन की डेट बहुत जरूरी है अगर आप बायोलॉजिकल तरीके से कंसीव करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप नेचुरल तरीके से कंसीव करना चाह रहे हैं। जी। अगला सवाल मेरा डॉक्टर प्राची ये है, इससे पहले हम आईवीएफ के बारे में आगे और बढ़े और सवाल करें, आप मुझे A to Z आईवीएफ कैसे किया जाता है ये समझा दीजिए हमारे दर्शकों को बहुत ही आसान भाषा में, कि कोई कपल आपके पास पहली बार आपकी क्लिनिक में आ रहा है कि मैम ये समस्या है, हमको आईवीएफ ट्राई करना है। पहले टेस्ट से लेके आखिरी स्टेज तक अगर आप एक एक करके सारी चीजें समझा दें। सबसे पहले आईवीएफ से घबराना नहीं है। आईवीएफ अननेचुरल नहीं है, आईवीएफ भी एक बायोलॉजिकल तरीका ही है जिससे हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो आईवीएफ स्टार्ट होता है पीरियड के सेकेंड डे से। सेकेंड डे से महिला को कुछ सिंपल हार्मोन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। इन इंजेक्शंस का यूज यही है कि नॉर्मली अगर मेरी बॉडी में एक अंडा बन रहा है, इन इंजेक्शंस द्वारा हम अंडों का नंबर बढ़ा सकते हैं। तो ये इंजेक्शंस रफली 10 से 12 दिन तक चलते हैं, डेली लगाए जाते हैं। जब महिला की बॉडी में अंडे का साइज बढ़ के 20 या 21 मिलीमीटर के बराबर हो गया है, उस समय एक ट्रिगर इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे अंडे में फाइनल मैच्योरिटी आ जाती है। ये आपको कैसे पता चलता है कि अंडे का साइज? अल्ट्रासाउंड के द्वारा। अच्छा। तो इस पूरे प्रोसेस में 3 या 4 अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं ये देखने के लिए कि अंडा कैसे कैसे बड़ा हो रहा है। जब अंडा बड़ा हो जाता है तब औरत को बेहोश करके एनेस्थीसिया देके वजाइनली मतलब नीचे के रास्ते से एक बारीक सी सुई डाल के दोनों अंडेदानियों से अंडे निकाले जाते हैं। इसमें कोई कट नहीं लगता, नीचे एक बहुत ही पतली सी सुई जिससे अपन ब्लड सैंपल निकालते हैं, इतनी बारीक सी सुई डाली जाती है। और जब ये सुई हम डाल रहे हैं तब वो महिला बेहोश है तो उसे पेन नहीं होता। जिस दिन हम अंडे बाहर निकाल रहे हैं उस दिन ही हस्बैंड का वीर लेते हैं, उसमें से जो बेस्ट क्वालिटी स्पर्म है उसको माइक्रोस्कोप में देख के बेस्ट क्वालिटी स्पर्म्स अलग कर लिए जाते हैं
और अंडा और स्पर्म को उसी दिन मिलाया जाता है। फिर इस भ्रूण को लैब में 3 या 5 दिन तक ग्रो किया जाता है। और लैब में कैसे, मतलब किसी पेट्री डिश में? एग्जैक्टली एक छोटी सी पेट्री डिश होती है जिसमें कुछ कल्चर मीडियम होता है। कल्चर मीडियम का अर्थ वो है जैसे जो हमारी नलों में फ्लूइड होता है उसको हम बाहर ग्रो करते हैं, बिकॉज नलों का फ्लूइड उस एम्ब्रियो को पनपने में हेल्प कर रहा है। तो बाहर भी लैब में भी एक इंक्यूबेटर में हम उस पेट्री डिश में उस तरीके का फ्लूइड रखते हैं जिसमें वो भ्रूण पनप सकता है। मतलब जो चीज अंदर होती है पेट के वही आर्टिफिशियली रेप्लिका बाहर लैब में कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम। मतलब कॉमन भाषा में ये बोल सकते हैं कि जो काम औरत की महिला में ट्यूबों के अंदर होता है वो हमने बाहर कर दिया, एक लैब आउटसोर्स कर दिया, इसलिए इसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबी पड़ा है जी। तो जब ये भ्रूण 5वें दिन तक पहुंच जाता है तो उस भ्रूण को एक बहुत ही बारीक सी ट्यूब में रख के बच्चेदानी के अंदर डाल दिया जाता है, दोबारा से वापस शरीर के अंदर। तो जो काम ट्यूब में होना चाहिए था, अंडे और स्पर्म का मिलन, वो हमने बाहर लैब में कर दिया, इंक्यूबेटर में रख के, और बने हुए भ्रूण को हमने बच्चेदानी के अंदर डाल दिया। कितने दिन बाहर रखते हैं? 3-5 दिन? 5 मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 डेज। इसी को क्या 3-5 डे ट्रांसफर कहते हैं? डे 3 ट्रांसफर या डे 5 ट्रांसफर। डे 5 को ब्लास्टोसिस्ट भी कहा जाता है, अगर आपने ये शब्द सुना हो तो। ये ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर कहलाता है। और ट्रांसफर करने के 14 दिन बाद हम ब्लड टेस्ट से या सिंपल यूरिन टेस्ट से चेक करते हैं कि प्रेगनेंसी अचीव हुई है या नहीं। अच्छा डॉक्टर मनिका, अगर कोई महिला है जिनका जो अंडा है वो इतना हेल्दी नहीं है जिससे प्रेगनेंसी हो पाए, या फिर कोई पुरुष है उनके में स्पर्म काउंट लो है या फिर निल है, उस केस में कपल के पास क्या रास्ता होता है? अगर किसी महिला के एग्स नहीं हैं या फिर एग्स वीक हैं तो हम लोग एग डोनर से यानी उधार ले सकते हैं हम एग, और उसमें अगर हस्बैंड के शुक्राणु ठीक हैं तो उनसे हम बच्चा बना सकते हैं लैब में। जैसे हमने अभी जाना कि बच्चा कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद वो बच्चा बना के हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, 2 चीज़ें भी हो सकती हैं। एक तो है कि अंडा नहीं है महिला का या पुअर क्वालिटी का है। एक ये भी हो सकता है कि महिला का यूट्रस ठीक नहीं है, या भ्रूण तो बन पा रहा है बच्चा, लेकिन जब हम ट्रांसफर किया फेलियर हो चुका, यूट्रस में रिसेप्टिविटी जिसको कहते हैं कि भ्रूण को जकड़ने की क्षमता वो नहीं है। तो ऐसे में हम एक वो कहते हैं ना सरोगेसी, या हम कहते हैं गोद उधार पे लेना, है ना, तो वो भी हम एक ऑप्शन कर सकते हैं। बच्चा भ्रूण तो हमने बना दिया और ये भ्रूण हम किसी और के यूट्रस में रख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, मतलब 2 चीजें हो सकती हैं। एक, अगर अंडा कमजोर है महिला का या हेल्दी नहीं है, तो आप एग डोनर मतलब एक किसी से डोनेशन में आप वो अंडा ले सकते हैं और उसको स्पर्म से मिला करके आप वापस उस महिला के शरीर में डाल सकते हैं जहां वो बच्चा बनेगा पेट में। दूसरी कंडीशन ये होती है जब अगर महिला प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकती, या उनके अगेन एंड अगेन अबॉर्शंस हो रहे हैं, या फिर उन्हें बच्चा लग नहीं पा रहा है, तो हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम सरोगेसी का सहारा ले सकते हैं। तो ये तो महिला के केस में हो गया। अगर जैसे अभी हमने एग की बात करी कि अगर एग हेल्दी नहीं है, अगर स्पर्म काउंट निल है या मतलब बहुत ही लो है, उस केस में क्या होता है? महिला का अंडा ठीक है पर पुरुष का स्पर्म काउंट लो है। अगर पुरुषों में स्पर्म काउंट 0 या बहुत कम है तो कभी कभी जो प्रोडक्शन हाउस है या जो गोलियां हैं या टेस्टिस है उनसे एक पतली सी सुई डाल के डायरेक्टली प्रोडक्शन हाउस से या टेस्टिस से स्पर्म्स निकाले जा सकते हैं। अगर इससे भी नहीं आ पा रहा तो ऑब्वियसली स्पर्म डोनर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं। हम डोनर स्पर्म के थ्रू भी भ्रूण बना के भ्रूण डेवलप करके महिला के गर्भ में डाल सकते हैं। अच्छा, लोगों के मन में जब आईवीएफ का पहला ख्याल आता है, सबसे पहले चीज जो दिमाग में आती है कि क्या ये सेफ है? क्योंकि आपने खुद बताया अंडा शरीर से निकाला जा रहा है, वापस भ्रूण शरीर के अंदर डाला जा रहा है, तो क्या ये सेफ प्रोसीजर है? पहला आईवीएफ हुआ था 1978 में यूके में, और उसके बाद 2.4 मिलियन बच्चे पैदा हो चुके हैं इस टेक्निक से, और 7.4 मिलियन कपल्स ने इस टेक्निक का सहारा लिया है। तो इन करोड़ों बच्चों और करोड़ों महिलाओं पे इतनी रिसर्च हुई है और ये पाया गया है कि आईवीएफ ना तो महिला के लिए, ना पुरुष के लिए, ना बच्चे के लिए अब नॉर्मल है।
ये कंप्लीटली सेफ प्रक्रिया है और इसका उपयोग करने से महिला को कैंसर या जल्दी अंडे खत्म होने की प्रॉब्लम ऐसी कोई समस्या नहीं होती। ओके अब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आईवीएफ एक अननेचुरल प्रोसेस है तो इससे होने वाला जो बच्चा है वो भी अननेचुरल ही है, यानी जब वो बच्चा पैदा हो रहा है वो मेडिकली फिट नहीं है और जो बायोलॉजिकली कंसीव्ड बच्चे हैं वो उनसे अलग है। इस बात में कितनी सच्चाई है, यानी एक आईवीएफ बेबी एक बायोलॉजिकली कंसीव्ड बच्चे से क्या अलग होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हम क्या कर रहे हैं, ये जो महिला की नली का काम है ये काम हम लैब में कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, ये शब्द वहीं से आया है। तो वो बच्चा जब एक बार बच्चेदानी में लग जाए और प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो जाए तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी उनको लगती। वो हमने थोड़ा सा एक हेल्प कर दी है बच्चा लगने में, उसके बाद वो एकदम नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही कंटिन्यू होता है। आईवीएफ के बेबीज कोई भी एब्नॉर्मल नहीं होते हैं, वो बिल्कुल हेल्दी होते हैं और सब कुछ अच्छा चलता है। तो ये धारणा बिल्कुल बहुत कॉमन है कि वो कुछ तो अलग किया है, कुछ अलग डाल दिया है, तो इसमें ये चीज़ हटानी बहुत ज़रूरी है। हमने वही किया है जो उनको नेचुरली लग जाता। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा अगर आईवीएफ से पैदा हो रहा है तो उसमें कोई मेडिकल समस्या होगी, ये धारणा एकदम गलत है, एक मिथक है। ठीक है। अंत में अंडा और स्पर्म वही है, चाहे वो नेचुरली जुड़े चाहे आईवीएफ के थ्रू जुड़े। हाँ। हमने सिर्फ उन दोनों को जुड़ने में हेल्प किया है, हमने उन्हें चेंज नहीं किया है, इसीलिए अबनॉर्मल चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं होता, नॉर्मल चाइल्ड है। एक सवाल और है कि आपने अभी जिक्र किया कि आईवीएफ का चांस बढ़ाने के लिए मल्टीपल एग्स बनाए जाते हैं ताकि जितना ज्यादा एग्स होंगे उतना ज्यादा प्रेगनेंसी का सक्सेस रेट होगा जी। तो क्या इसी वजह से आईवीएफ में जुड़वा बच्चे या ट्रिपलेट्स होने का चांस हमेशा ज्यादा रहता है? जुड़वा बच्चे होंगे, सिंगल होगा या ट्रिपलेट्स होंगे, ये उस पर डिपेंड करता है कि हम कितने भ्रूण अंडा ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर हम 2 भ्रूण ट्रांसफर करते हैं तो ट्विंस होने की समस्या लगभग 10% के आसपास होती है। तो जब भी हम एम्ब्रियो ट्रांसफर प्लान करते हैं हम सबसे पहले कपल के साथ डिस्कस करते हैं। अगर हमें लगता है कि इस कपल को कभी भी ट्विंस या ट्रिपलेट्स नहीं चाहिए तो हम एक ही भ्रूण डालते हैं। तो ये वेरी मच अंडर कंट्रोल है और डिस्कशन के बाद ही किया जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपने अगर ट्रांसफर किया और मतलब कपल चाह रहा था कि एक ही बच्चा हो, पर जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला कि नहीं भाई अब तो पेट में ट्रिपलेट्स है, ये नहीं होता ये भी मिथ है। अच्छा, और एक सवाल और लोगों का बहुत होता है कि क्योंकि हम सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं सिचुएशन में आईवीएफ में, तो फिर हम बच्चे का जेंडर भी कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा हो सकता है? इंडिया में जेंडर पता करना बैन है, तो इंडिया में ये हम बिल्कुल नहीं कर सकते। बट अगर आप तकनीक की बात करें तो जेंडर पता करने के लिए हमें उस एम्ब्रियो की या भ्रूण की बायोप्सी करानी पड़ेगी और उस बायोप्सी को जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ेगा। भ्रूण की शक्ल देख के या माइक्रोस्कोप के अंदर भ्रूण को देख के हम ये नहीं बता सकते कि ये गर्ल चाइल्ड होगा या बॉय होगा। तो मतलब आप पहले से नहीं, आप चाहे डॉक्टर ही क्यों ना हो, उसको पहले से ये चीज नहीं पता होती है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। हमारा काम है बच्चे देना, अब वो लड़का लड़की सब भगवान के हाथ में है। बस ये है कपल को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनको एक बच्चा देना आईवीएफ का एक प्रोसेस है। आप लोगों के पास क्या ऐसी भी कोई डिमांड्स आती हैं कि हमको ऐसे स्किन कलर ये होना चाहिए, जो कि पॉलिटिकली बहुत ही इनकरेक्ट बात है, खैर, पर कुछ लोगों की होती है डिमांड के बालों का रंग ये हो और आंखें हमें भूरी या नीली चाहिए, स्किन कलर ऐसा हो, क्या ऐसे भी डिमांड्स आती हैं? क्योंकि सुना है मैंने ऐसा होता है। हम सब चाहते हैं कॉस्मेटिक बेबी पैदा करना, बट हम ये भूल जाते हैं कि बेबी ऊपर वाले की देन है। तो डिमांड जरूर आती है, पर हम फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट का ये काम है कि हम उन्हें समझाएं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसा एग और स्पर्म होगा उसको कंबाइन करके जैसा बेबी बनेगा वो हमारे भी हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। तो किस तरह की डिमांड्स होती है कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा जो बच्चा या बच्ची हो वो पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, अच्छा हो, या स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो या अच्छी हो? कुछ ऐसा आप कुछ बताएंगे, कुछ ऐसे कभी कोई डिमांड्स आई हो? बहुत फनी ये मुझे बोलना नहीं चाहिए बट बहुत फनी रिक्वेस्ट आती है। बताइए कि ऐश्वर्या राय जितना गोरा होना चाहिए या नीली आंखें होनी चाहिए, पढ़ाई में बिल्कुल टॉप परफॉर्मेंस वाला होना चाहिए,
एक हस्बैंड बोलते हैं कि मेरी बात अच्छे से सुने, ऐसा बच्चा चाहिए मुझे। ये कैसे, ये मेडिकली पॉसिबल कैसे हो सकता है, मैं ये जानना चाहूंगी। So, unfortunately ऐसा नहीं होता, नहीं हो नहीं, सकता। Okay. अच्छी नेचर होनी चाहिए, हंसमुख होना हाँ, चाहिए, ये सब भी exactly. आता है। तो आईवीएफ में मतलब जो ये डिमांड्स हैं भी, मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ लोग क्या सोच के बातें बोलते हैं कि उनको लगता है ऐसा क्या, अब उसमें जादू की कोई 2 बूंदे डालेंगे, बूंदे पढ़ाई में डाल अच्छा, हाँ। स्पोर्ट्स में अच्छा, मतलब तो ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं तो है। इसका आंसर सिर्फ ये है कि आप अच्छी अपब्रिंगिंग करिए। बिल्कुल जी, आप जितना अच्छा बच्चे को पालेंगे, आपके सारे डिमांड्स उसमें पूरी हो जाएंगी। तो हमारे हाथ में नहीं है, पर आपके हाथ में 100% है। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर मनिका, मेरा सवाल ये है कि जब अगर कोई कपल ट्राई कर रहे हो और बच्चा नहीं हो रहा, तो क्या सिर्फ आईवीएफ ही इकलौता ऑप्शन है या कोई और मेडिकल तरीका भी है बच्चा पैदा करने का? हमारे पास एक और ऑप्शन है। आईवीएफ तो एक वो है कि हमने फाइनल ऑप्शन रखा है, उसके नीचे एक और ऑप्शन हम कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं आईयूआई, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। वो क्या चीज़ होती है, उसमें जैसे किसी कपल की हमने देखा कि ट्यूब्स खुली हैं, एग रिजर्व अच्छा है, स्पर्म्स भी अच्छे हैं, यानी कि उनकी गणता, गतिशीलता, चलना फिरना सब ठीक है स्पर्म्स का, तो हम लोग ये एक छोटा प्रोसेस आईयूआई कर सकते हैं। आईयूआई में हम क्या करेंगे, जो हम मेल का स्पर्म लेते हैं उनको लैब में थोड़ा वॉश करके, जो हाई मोटाइल यानी कि ज़्यादा चलने वाले जो शुक्राणु होते हैं उनको हम महिला की बच्चेदानी में डाल देते हैं। उसमें हम महिला के अंडे पूरे देखेंगे, जब अंडा बढ़ रहा है, कौन से डे पे अंडा फूटा है, जिस दिन अंडा फूटेगा उस दिन हम इस प्रक्रिया को करेंगे। तो ये आईयूआई प्रोसेस है, ये आईवीएफ से छोटा प्रोसेस है, ये एक कह सकते हैं कि थोड़ा सस्ता प्रोसेस है, और ये एक थोड़ा सा एक हिच होता है कई कपल्स में कि 2-3 साल हुए हैं शादी को, हो नहीं रहा है, तो ये एक प्रोसेस है जो हम बिल्कुल कर सकते हैं जब रिपोर्ट सब ठीक है उसके बाद। ओके, अच्छा, तो अगर आईवीएफ से हम कंपेयर करें तो किसके ज्यादा सफल होने के चांसेस होते हैं, आईयूआई के, आईवीएफ के? आईवीएफ के ज्यादा सक्सेस चांसेस रेट ज्यादा। ओके, यही मेरा, क्योंकि अगला सवाल ये है कि आप जब आईवीएफ करते हैं किसी के ऊपर, कितना % चांस है कि वो जो प्रोसेस है वो एक बार में सफल हो जाएगा, और क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि आईवीएफ जो है सक्सेसफुल ही होगा? सो आईवीएफ का सक्सेस रेट 2 चीजों पे निर्भर होता है। एक औरत की एज और उनके अंदर ओवेरियन रिजर्व यानी कि अंडों का नंबर। दूसरा, क्या रीजन है जिसकी वजह से खुद से बच्चा नहीं ठहर पा रहा, ट्यूब खराब है, स्पर्म गड़बड़ है, या हमें रीजन ही नहीं समझ में आ रहा, ये प्रॉब्लम है। तो अगर आईवीएफ 32 साल से नीचे किया जाता है तो जनरली आईवीएफ की सक्सेस रेट 70-75% होती है। अगर 32 साल से ऊपर है लेडी की एज तो इसकी सक्सेस रेट 50-60% होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे आईवीएफ का सक्सेस रेट घटता गया। अच्छा, पर क्या कोई ऐसी कोई चीजें हैं जो कोई महिला या पुरुष कर सकता है टू इंश्योर कि जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो, चाहे वो लाइफस्टाइल से जुड़ी हो, डाइट से जुड़ी हो, ऐसी कुछ? सो मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि बैलेंस डाइट खाना है। हमारी जो थाली होनी चाहिए वो रेनबो थाली होनी चाहिए, उसमें हर तरह की सब्जी, फल, दही, रोटी, चावल, खूब सारा पानी, ये हमें अपनी डाइट में रखना है। 8 घंटे की स्लीप नेसेसरी है। ऐसे नहीं सोचना है कि हम अपने काम में बहुत व्यस्त हैं, स्लीप से घंटे काट के काम में ज्यादा घंटे दे देते हैं, तो हमारा आउटपुट बेस्ट तब रहेगा जब हम 8 घंटे अच्छे से सो रहे हैं। अल्कोहल या स्मोकिंग, इसका सेवन मिनिमम या 0 रखना है। और एक्सरसाइज, हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज हमें करनी है। अगर हम ये चीजें फॉलो कर रहे हैं तो आईवीएफ का बेस्ट सक्सेस रेट अचीव कर सकते हैं। ओके, डॉक्टर मनिका, क्योंकि आप लोगों ने अब ये मेंशन किया है कि जब आईवीएफ के लिए ट्राई किया जाता है तो महिला को हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, मेरा सवाल ये है, और लोगों के मन में भी ये सवाल होता है, कहीं इन हार्मोन्स के इंजेक्शन की वजह से आगे जाकर महिला की सेहत पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा? क्या उसको किसी भी तरीके का हेल्थ रिस्क तो नहीं होगा? ऐसा नहीं है। महिला को आगे जाके इन इंजेक्शंस का कोई भी साइड इफेक्ट या इससे आगे जाके अगर कोई हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं तो महिला को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत ही हाई ग्रेड के इंजेक्शन होते हैं, इनसे उन्हें कोई भी साइड इफेक्ट होने के चांसेस नहीं है। तो आईवीएफ को लेके महिला में एक डर जो बना रहता है कि कहीं इन हार्मोन का मुझे लंबे समय के लिए कुछ इसका हेल्थ इफेक्ट ऐसा ना हो जाए जो आगे जाके मेरी उम्र पे असर करे या जो भी करे, ऐसा नहीं होगा।
इसका बस एक चीज है कि इंजेक्शन, वो कहते हैं ना कि आईवीएफ है तो पेनफुल होगा, बस उन्हें डर लगता है कि इंजेक्शन ज्यादा लगते हैं और इंजेक्शन से वो लोग फिर डर जाते हैं, क्योंकि जो इंजेक्शन का साइड पेन है या फिर वो जो साइड रिएक्शन हो सकती है वो ही दिक्कत हो सकती है, इसके बियॉन्ड उनका कोई रोल नहीं है हेल्थ पे। ओके, तो क्या इस बात की गारंटी है कि महिला को आगे जाके कोई भी किसी भी तरीके की कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी, या कोई छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हैं जो हो सकते हैं? ये जो इंजेक्शन है ये हर 24 घंटे में रिपीट करने होते हैं, क्योंकि इनका हाफ लाइफ यानी कि जितने समय के लिए ये हमारी बॉडी में रह रहे हैं वो 24 घंटे से कम है। तो ये श्योर है कि इनका कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे मन में डर लगता है कैंसर तो नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, इसका कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं है। पर जिस दौरान महिला को वो इंजेक्शन लग रहा है, कुछ महिला कंप्लेन करती है कि उनको सर दर्द थोड़ा बढ़ गया है, कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें ब्रेस्ट टेंडरनेस हो रही है, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत गैस बन रही है, डकारें आ रही हैं। सो ये छोटे मोटे साइड इफेक्ट जिस दौरान आपको इंजेक्शन लग रहे हैं हो सकते हैं, पर इन हर साइड इफेक्ट का ट्रीटमेंट अवेलेबल है और ये परमानेंट नहीं होते, कुछ टाइम में लॉन्ग टर्म परमानेंट कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, मतलब ये होंगे आपको, अगर थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स अगर हो भी रहे हैं तो कुछ समय बाद वो अपने आप या तो जा सकते हैं या इनका इलाज किया जा सकता है। एग्जैक्टली। ओके, मेरा अगला सवाल ये है कि किस उम्र तक एक आईवीएफ का प्रोसेस आप ट्राई कर सकते हैं? मतलब कोई कपल जो है वो क्या एज ऐसी है, कोई लिमिट है कि हाँ भाई इस उम्र के बाद अब आईवीएफ का भी कोई फायदा नहीं है? इसकी एक लिमिट सेट है, 50 साल तक महिला ट्राई कर सकती हैं और 55 साल तक पुरुष। इसके बियॉन्ड, इस एज से बियॉन्ड हम इनमें से किसी में भी कोई भी आईवीएफ प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। ओके, बट आजकल ये देखा जा रहा है कि मेनोपॉज भी थोड़ा जल्दी होने लगा है पहले के मुकाबले। उस केस में जिन महिलाओं में मेनोपॉज हो गया है, उस केस में हमें पता है उनकी अंडा बनाने की क्षमता खत्म हो गई है, तो उन केसेस में हम लोग को डोनर अंडा लेना पड़ता है, उससे भ्रूण बनाना होता है। महिला का अगर यूट्रस यानी बच्चेदानी सिकुड़ गई है, उसको भी हम हार्मोन द्वारा ठीक करके बच्चा बना के फिर वो ट्रांसफर करते हैं, तो तब उन्हें प्रेगनेंसी लग सकती है। अच्छा, मतलब आजकल पर एक अमूमन अगर उम्र देखी जाए तो मेनोपॉज की क्या होगी? वो वेरी करता है, बट हाँ ये आप कह रही हैं कि सही कह रही हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसे हो गए हैं कि आजकल अर्ली मेनोपॉज या जिसको हम कहते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर आजकल फीमेल्स में काफ़ी बढ़ गया है, यानी कि समय से पहले अंडे की क्षमता या अंडे कम हो जाना। उन केसेस में हमारे पास डोनर ऑप्शन होता है, उन केसेस में हमारे पास सारे उनका यूट्रस ठीक करके आईवीएफ के द्वारा बच्चा बनाने का ये ऑप्शन है। लेकिन जनरली ये देखा गया है अभी लाइफस्टाइल चेंजेस, इतने एटमॉस्फेरिक चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस, सबका असर बॉडी में हो गया है, तो इनके परसेंटेज बढ़ गए हैं। ओके, बेसिकली एक आपको अगर अपर लिमिट कपल्स को बतानी हो तो वो आप बोलेंगे 50 साल तक, 50 महिला के लिए, 55 पुरुष के लिए। ये भी एक लीगल लिमिट है। पर अगर हम ये बोले कि अपने अंडों से एक हेल्दी चाइल्ड हम कब तक कर सकते हैं, तो हम सभी को ये बोलेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल। जनरली 35-36 इयर्स के बाद आईवीएफ का सक्सेस रेट भी बहुत कम हो जाता है। तो अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि आईवीएफ ही एक लास्ट ऑप्शन है, तो फिर उसको डर के या गलत धारणाएं मन में लाके उसे पोस्टपोन करना ठीक नहीं है। जितना जल्दी हम करेंगे उतना ही किसी भी फर्टिलिटी प्रोसीजर का सक्सेस रेट बढ़ेगा। सो लीगल लिमिट 50 और 55 है, पर हम हमेशा अपने कपल्स को यही समझाते हैं कि अगर नहीं हो पा रहा है तो एज सून एज पॉसिबल हमें उस प्रोसेस को अटेम्प्ट करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर प्राची, एक बात बताइए, मैं बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनका आईवीएफ को लेके ये सवाल है, इसमें खर्चा कितना आता है और इतना महंगा प्रोसेस क्यों है? पहले जब आईवीएफ शुरू हुआ था, क्योंकि ये सारे हार्मोन के इंजेक्शन नए थे, जो लैब में कल्चर मीडियम हम यूज करते हैं वो बहुत नया था और बल्क में प्रोड्यूस नहीं होता था, तो उस समय पे आईवीएफ, आज से 15 साल पहले की बात करूं तो आईवीएफ एक बहुत ही महंगा प्रोसेस माना जाता था। आज के टाइम में इतना कॉमन हो गया है आईवीएफ, इतनी सारी साइंटिफिक रिसर्च होगी इंजेक्शंस पे, कल्चर मीडिया पे, कि ग्रेजुअली आईवीएफ की कॉस्ट गिरती जा रही है और एक अच्छे आईवीएफ सेंटर में 1-1.25 लाख रुपए में बहुत अच्छे से सक्सेसफुल तरीके से आईवीएफ किया जा सकता है। 1-1.25 लाख के अंदर पूरा प्रोसेस निपटाया जा सकता है? अगर मैं दवाइयों को हटा दूं, जो गोलियां हम आगे भी कंटिन्यू करते हैं, तो 1.25 लाख के आसपास ये पूरा प्रोसेस अच्छे से निपटाया जा सकता है।
ओके, और वैसे अगर आपको कोई एक बॉल पार्क फिगर देना हो जी, तो आप अगर वो बताना चाहें हमारे सो ऑडियंस जनरली ज्यादातर फर्टिलिटी सेंटर्स में 1.5 तक ये आईवीएफ का एक साइकिल बहुत आराम से की जा सकती है। ओके। आजकल फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, सोशल मीडिया पे भी, न्यूज़ में भी। सबसे पहले अगर आप बहुत ही आसान शब्दों में ये समझा दें कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन जो अब आ गया है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, ये एक बहुत ही अच्छा मात्र है जिसके थ्रू हम लोग, कई केसेस ऐसे होते हैं जैसे कैंसर, अब किसी फीमेल को या मेल को कैंसर डायग्नोज हुआ है कहीं का भी, तो ये होता है जब वो आगे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी लेते हैं तो रिप्रोडक्टिव उनकी जो लाइफ होती है उनके ऑर्गन्स की वो कम होती है। तो उस केस में उनको अपना फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन यानी फीमेल्स में अपने अंडे फ्रीज करा लेने चाहिए और मेल्स में उनको अपने शुक्राणु। ये ऑप्शन इस केस में तो है ही। इसके अलावा कुछ फीमेल्स जो अपना फ्यूचर प्लानिंग कर रही हैं, जिनको आगे अपना करियर सेट करना है, शादी लेट कर रहे हैं कपल्स, उस केस में भी हम लोग अंडे फ्रीज, जिसको कहते हैं oocyte फ्रीजिंग कर सकते हैं, मेल्स अपना स्पर्म फ्रीजिंग कर सकते हैं। और तो इसमें खर्चा कितना आता होगा? इसमें खर्चा आप मानिए आईवीएफ से तो काफ़ी कम है, और इसमें हर एक आईवीएफ सेंटर का अपना खर्चा फिक्स्ड है, बट इसमें इतना खर्चा नहीं है जो लोगों को लगता है कि आईवीएफ महंगा प्रोसेस है। दिस इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। और इसमें आप क्या करते हैं, मुझे अगर महिला की बात करें तो क्या होता है? इसमें सेम प्रोसेस चलेगा जैसे हम लोग आईवीएफ में महिला के अंडे देखते हैं डे 2 पे, जैसे बोला कि हम लोग इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं, तो हम महिला के एग्स देखेंगे डे 2 पे, वही इंजेक्शन सेम प्रोसेस से लगाना स्टार्ट करेंगे, बीच बीच में अल्ट्रासाउंड करके उनके एग्स की ग्रोथ देखेंगे, और जब वो एक मैच्योर साइज के हो जाएंगे, ट्रिगर देके हम उनके एग्स जब निकालेंगे तब उनको हम प्रिजर्व कर लेंगे लैब में। अच्छा, जैसे अगर मैंने अपने एग फ्रीज कराए तो क्या वो, सपोज मैं 10 साल बाद चाहूँ कि अब मुझे प्रेगनेंसी चाहिए, तो 10 साल तक वो आपके पास फ्रीज रहेंगे? बिल्कुल। और उसके लिए आपको हर साल पैसे देने एक पड़ते हैं? रिन्यूअल कॉस्ट जो ईयरली रहेगा वो देना होगा, बाकी वो आपके जैसे आज हमने निकाले हैं फ्रीज किए वो वैसे ही 10 साल बाद भी होंगे। और उन 10 सालों में उस अंडे की क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा? नहीं, वो बिल्कुल वैसे ही हेल्दी होगा, एंड उससे फिर प्रेगनेंसी होने का चांस ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल। ओके, एंड सेम पुरुषों के साथ भी यही चीज होती है कि जब वो अपना स्पर्म फ्रीज कराते हैं? पुरुषों के साथ और आसान है, जैसे औरत को तो इंजेक्शंस लेने पड़ रहे हैं, ऑपरेशन हो रहा है, पुरुषों को सिर्फ हमें अपना वीर देना है, उनमें से हम सारे अच्छे स्पर्म्स अलग करके उनको फ्रीज कर लेते हैं, और वो आगे जाके कभी भी उन स्पर्म्स को यूज कर सकते हैं टू हैव अ चाइल्ड। ओके, अगर हम अभी फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं तो मेरा ये सवाल आप दोनों से ही है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं महिलाओं में भी और पुरुषों में भी जिससे उनकी फर्टिलिटी पे असर पड़ता है? लाइक रोज़ की वो आदतें हो सकती हैं, आपके ईटिंग हैबिट्स हो सकते हैं, क्या ऐसी चीज़, सेक्सुअल हैबिट्स हो सकते हैं जिनसे आपके जो बेसिकली फर्टिलिटी है, चाहे वो महिला की हो या पुरुष की हो, वो कम होने लगती है समय के साथ? सो इसमें अगर मैं इसको डिवाइड करूं, पहले महिला की बात करूं, पुरुष की बात करूं और फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करूं, तो महिला में अगर हम अपनी सेहत पे, अगर हम अपने खाने पे, दिनचर्या पे, सोने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और हम जो हमारी एज होनी चाहिए रिप्रोडक्शन की, उसको हम पोस्टपोन करे जा रहे हैं, चाहे हमें सही पार्टनर ना मिला हो, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, अगर सही टाइम पे वो चीज ना करी जाए तो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्टिव क्षमता कम होती जाती है। पुरुषों में अल्कोहल, स्मोकिंग और अनफॉर्चुनेटली जो पोल्यूशन है एनवायरनमेंट में, जो हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड खाने के साथ साथ खा रहे हैं, उससे भी उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ या शुक्राणु की क्षमता और काउंट कम होता जा रहा है। लास्ट बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिलेशनशिप। हम सब देखते हैं कि कपल्स रात को 11 बजे घर लौटते हैं और उसके बाद 2 घंटे उनका फोन और लैपटॉप चलता है और रात में 2 बजे थक हार के सब सो जाते हैं। अगर हम ऐसे करेंगे तो बेबी कैसे आएगा? सो इम्पोर्टेंट है कि हम 6, साढ़े 6, 7 बजे तक घर जाएं। सबके लिए पॉसिबल नहीं होता लक्ष्मण बट ये आइडियल सिचुएशन है। अगर हम नॉर्मली उसे मान लेंगे कि 11 बजे तक हमें काम करना है, खा पी के सो जाना है, तो ये नॉर्मल नहीं है। भगवान ने हमारी बॉडी को ऐसे नहीं बनाया है। सो हमें समझना है कि प्रोग्रेस जरूरी है। हम सब चाहते हैं हम लाइफ में प्रोग्रेस करें,
पर अगर हम नेचर के अगेंस्ट काम करने लगेंगे तो इनफर्टिलिटी जैसी समस्या बढ़ती जाएगी। पर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे खुद के ऑफिस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैं बहुत ही हेक्टिक लाइफस्टाइल्स हैं उनके, और उसका वो कुछ कर नहीं सकते। तो किस तरीके से आप कॉम्पनसेट कर सकते हैं, क्या और चीज़ें आप कर सकते हैं टू इंश्योर कि आपकी जो फर्टिलिटी है वो इंटैक्ट, हेल्दी रहे आप, आपका शरीर हेल्दी रहे? सो ऑब्वियसली हेल्दी लाइफस्टाइल, नो अल्कोहल, स्मोकिंग, प्रॉपर स्लीप साइकिल एंड एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट। बट अगेन आई वांट टू हाईलाइट द फैक्ट कि एक बार घर पहुंचने के बाद हम कोशिश करके अपने ऑफिस को और पर्सनल लाइफ को अलग रखें। घर जाके हम अपना लैपटॉप और फोन बंद करके कुछ टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करें। उससे ये जो फर्टिलिटी की समस्या है वो आधी हो जाएगी। इंटीमेसी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है इसमें, और इसमें कपल्स की अंडरस्टैंडिंग, उनका समझना कि एक दूसरे के लिए उनको अपना इंटरेस्ट खत्म नहीं करना है। हाँ, हेक्टिक लाइफस्टाइल सबका हो गया है, तो इसमें ऑप्शन ये हो सकता है कि आप एक बीच में ब्रेक लीजिए, गो ऑन अ हॉलिडे, टेक सम ब्रेक, या 1-2 दिन के लिए ही बाहर जाइए। एक्चुअली स्ट्रेसफुल लाइफ एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इस चीज़ में, तो उस वजह से कंसेप्शन में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो स्ट्रेस से भी क्या फर्टिलिटी पे असर पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है। अच्छा, बहुत सारे सेक्सुअल मिथक भी हैं लोगों के मन में कि अगर किसी के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो उससे उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, और महिलाओं के लिए ज्यादा है। पुरुषों को लगता है कि अगर वो मास्टरबेट करते हैं तो उससे उनकी फर्टिलिटी पे असर पड़ेगा, उनका जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाएगा। ये बातें कितनी सही हैं या ये गलत है पूरे तरीके से? ये गलत है एक तरीके से। सेक्सुअल अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो इसमें ये कह सकते हैं कि अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको हम कहते हैं STD, अगर कोई इन्फेक्शन महिला या पुरुष को हो गया है तो उसके लिए अपने डॉक्टर को विजिट करें, उसका ट्रीटमेंट लें और उसको ठीक करके इसमें कोई रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे असर नहीं पड़ेगा। और सेफ सेक्स प्रैक्टिस एग्जैक्टली करना जरूरी है। अगर हमारे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स भी हैं तो हमें जानना है कि अगर हम कॉन्डम्स यूज नहीं करेंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे तो STDs हो सकती हैं। STD होने से महिला के शरीर में इन्फेक्शन हो सकता है और ट्यूब्स खराब हो सकती हैं। तो सेफ सेक्स प्रैक्टिस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। मेरा अगला सवाल ये है, बहुत सारे कपल्स जो IVF के लिए ट्राई कर रहे हैं उनका सवाल ये है कि अगर एक बार में ये प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होता है तो क्या आप लोग मना कर देते हैं कि अब नहीं, दोबारा ट्राई नहीं करना चाहिए, या फिर उन्हें करना चाहिए ट्राई? और अगर करना चाहिए तो कितने समय का इंतज़ार, कितने समय का वेट करने के बाद उनको दोबारा फिर से IVF के लिए जाना चाहिए? सो IVF का सक्सेस रेट एक अटेम्प्ट में मैक्सिमम 75% है। इसीलिए कभी कभी अगर अनफॉर्चुनेटली पहले अटेम्प्ट में हमें सक्सेस नहीं मिल पाया तो हमें दूसरा अटेम्प्ट करना चाहिए। बट उससे पहले जरूरी है कि आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के साथ बैठ के ये डिस्कस करें कि क्या कोई मॉडिफाइबल रीजन था फेलियर का जिसको नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके ही हम आगे बढ़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बैक टू बैक बस IVF करे जा रहे हैं। इट इज इम्पोर्टेंट, अगर फेल हुए हैं तो हर चीज को क्रिटिकली एनालाइज करें। कहीं कोई करेक्शन कर सकते थे, कोई लाइफस्टाइल चेंज कर सकते थे, कोई मेडिसिन चेंज कर सकते थे। ये सारे डिस्कशन के बाद 2 महीने के बाद आप नेक्स्ट IVF साइकिल मेडिकली अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट ऑल्सो इम्पोर्टेंट है कि आप मेंटली उसके लिए फिर से रेडी हो। सिर्फ IVF करना जरूरी नहीं है। IVF में सक्सेस रेट तभी मिलेगा जब डॉक्टर और ट्रीटिंग कपल मेडिकली अलाइंड है उस प्रोसीजर के लिए। और कितने साइकिल्स आप ट्राई कर सकते हैं? अगर साइंस की बात करें तो साइंस अलाउ करता है कि मैक्सिमम 6 to 7 साइकिल्स आराम से कपल अंडरगो कर सकता है। बट ऑब्वियसली मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी हर कपल की डिफरेंट होती है, तो साइंस अलाउज मैक्सिमम 6-7 साइकिल्स। बट ऑब्वियसली इमोशनल एंड मेंटल स्टेबिलिटी भी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर मनिका और डॉक्टर प्राची आप दोनों से है। आप लोगों ने अपने करियर में ऐसे बहुत सारे IVF के केसेस देखे होंगे, कुछ ऐसे केसेस जो आपको आज भी याद हैं, और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि अगर कोई कपल है जिसने 1 से ज़्यादा बार ट्राई किया IVF के लिए और नहीं हो पाया, तब उनका रिस्पॉन्स क्या होता है? सबसे पहले डॉक्टर प्राची आपसे शुरू करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है। आई थिंक ये मैं कई बार ये स्टोरी बता चुकी हूँ। एक कपल है जिसमें औरत की एज 46 इयर्स है और हस्बैंड 48 इयर्स का है।
उनकी मैरिज को 30 इयर्स हो गए। 30 साल में शुरू के 10 साल इसलिए निकाल दिए बिकॉज शायद हम मम्मी पापा को भी नहीं बता पा रहे थे कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हम अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बता पा रहे थे। पूरे टाइम बांझ और नपुंसक होने का गिल्ट अंदर था। 10 साल बाद जब वो घर से बाहर निकले, 15 साल उन्हें क्वैक ट्रीटमेंट में निकल गए। जब वो फाइनली एक अच्छे आईवीएफ सेंटर में आए, जब वो हमारे पास आए, तो हमें पता चला कि रीजन बहुत छोटा सा था, शायद वो सही से इंटरकोर्स ही नहीं कर पा रहे थे। इतने छोटे से रीजन के लिए 30 साल की लंबी स्ट्रगल करनी पड़ी उन्हें। थैंकफुली भगवान जी की दया है कि आज उनके पास 2 संतान है, 2 ट्विन प्रेगनेंसी कैरी कर रही है महिला। बट जो गिल्ट उनने 30 इयर्स तक सहन किया है, ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले सोसाइटी में एक एक्सेप्टेंस आए। संतानहीनता को कोई श्रापित तरीके से ना डील किया जाए, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। सही समय पे डॉक्टर के पास आना बहुत जरूरी है। अननेसेसरी 30 इयर्स निकालना जरूरी नहीं है। वो लोग माता पिता भी बनने वाले हैं, पर शायद वो जील जो 30 साल पे होती, वो आज 50 इयर्स पे पहुंचने के पास उनके पास नहीं होगी। आपने जो अभी बात बताई कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन इस कपल को ये नहीं पता था कि सही से सेक्स कैसे करना है, तो मुझे इससे याद आया, काफ़ी सीनियर यूरोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक केस बताया था कि कपल था एंड शादी के लगभग 10 या 15 साल हो गए थे और उनका बच्चा नहीं हो रहा था। वो लगातार ट्राई कर रहे थे एंड इसकी वजह से जो कपल है वो काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था। जब डॉक्टर को फाइनली दिखाया है 10-12 साल 15 साल बाद जा करके, तब पता चला दे वर नॉट हैविंग वजाइनल सेक्स, वो एनल सेक्स कर रहे थे। तो इतना एक, इसको हम कहेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन की भी कमी है हमारे समाज में, क्योंकि सेक्स एक टैबू है, हम बात ही नहीं करना चाहते। बच्चा सबको चाहिए पर सबको नहीं, ज्यादातर लोगों को जो चाहते हैं उनको चाहिए, पर सेक्स के बारे में सही जानकारी होना या उसके बारे में बात करना लोग वो नहीं चाहते। शायद अब फिर भी ये चीज कम होती जा रही है बिकॉज थैंकफुली स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन एक सब्जेक्ट होने लगा है। जी, बच्चों को, बच्चियों को, सबको साथ में बैठा के सेक्स एजुकेशन दी जाती है। तो थैंकफुली शायद आने वाली जनरेशन को ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बट ये प्रेजेंट जो सिचुएशन है, जो प्रेजेंट जनरेशन है, हम सब ने सेक्स एजुकेशन का एब्सेंस बहुत फील किया है अपनी लाइफ में। और फिर उस उम्र में ये भी होता है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत आसान है। आपके दोस्त, आपके आसपास जो बच्चे हैं वो आपको कुछ बता देते हैं, आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं और आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है, लाइफ लॉन्ग उसका इम्पैक्ट रहता है। तो उससे बेटर है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन सही सोर्स से मिले। ओके, और डॉक्टर मनिका, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो? ये जो हम बात कर रहे हैं ना, एजुकेशन, एक्चुअली इसका बहुत बड़ा रोल है। और इसमें ये एक कपल मैं बताती हूँ आपको, शादी को 10 साल हो गए थे, हस्बैंड वाइफ दोनों आके मिले, आईवीएफ कराना है, 10 साल हो गए हैं, किसी ने एडवाइस किया है, अब हम आ जाते हैं। सारी रिपोर्ट्स थी, वो लोग ना बैग लेके चलते हैं पूरा अपना रिपोर्ट्स का, तो सारी रिपोर्ट्स देखी थी, तो रिपोर्ट्स में आज सच कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा था। एक चीज पर्टिकुलरली जो मैंने देखी थी, हस्बैंड की कोई रिपोर्ट्स ही नहीं थी। तो वही चीज है कि वाइफ की लगातार स्कैन हो रहे हैं, लगातार ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, पोटला था पूरा, बट देयर वाज नो मेल इन्वेस्टिगेशन जिसको कहते हैं। तो पूछना हमारा काम है, हमने ऐसे ही पूछा कि क्या आपने कराई थी और आपके पास कोई है, तो वो थोड़े से ऑफेंड हो गए, उन्हें खराब लगा कि मुझसे मेरी वाइफ के सामने कैसे पूछा। ऐसे केसेस को डील करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि दोनों की सहमति चाहिए होती है हमें आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे में उस दिन हम कुछ नहीं कह पाए। फिर वो मेरे पास हफ्ता 10 दिन बाद अकेले आए थे, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स कराने के लिए थोड़ी इच्छा जताई। तो जब उनकी रिपोर्ट कराई गई तो डेफिनेटली उनके शुक्राणु नहीं थे। इसमें आई थिंक मेल ईगो बहुत आ जाती है कि हमारे अंदर कमी हो ही नहीं सकती। और इसमें थोड़ा बहुत फैमिली सपोर्ट उनको मिल जाता है, या फैमिली उनको ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर सकती है कि लड़के में कैसे कमी हो गई है, तो उसके लिए उन्हें थोड़ी सी अपनी ओपननेस रखनी चाहिए हमारे साथ। तो टेस्ट करा, तब उनकी दिक्कत आई, तो वो कह रहे थे उन्होंने पहले ये टेस्ट कराया था जो वो हमेशा छुपा के रखते थे। अच्छा। और हाँ, और उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि उन्हें लोग बोल चुके थे कि तुम खुद के बच्चे के बाप नहीं बन पाओगे। तो
फिर हमने उनके कुछ टेस्ट कराए, उनका वो जो हमने बताया था तीसरा लाइक छोटी सी नीडल से उनका शुक्राणु निकाला, फिर महिला का वो उसी तरीके से अंडा लिया और उनके बहुत अच्छे भ्रूण बने, ट्रांसफर किया और उनको एक प्रेगनेंसी अभी चल रही है। ओके तो हाँ। ये बहुत ज़रूरी है इस बात की समझ होना कि इनफर्टिलिटी की जैसे हमने बात करी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ पुरुषों में ही समस्या है या सिर्फ महिला में ही समस्या हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। बिल्कुल। और इसका सही पता आपको तभी लगेगा जब आप एक सही डॉक्टर के पास जाके जांच कराएंगे और उसके बाद ही फिर आगे का जो इलाज है वो तय हो पाएगा। एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू डॉक्टर प्राची, थैंक यू डॉक्टर मनिका। मेरे मन में जितने भी सवाल थे आईवीएफ को लेकर के आपने सारे ही सवालों का बहुत अच्छे से और बहुत आसान तरीके से जवाब दिया। उम्मीद है हमारे जो ऑडियंस हैं जो कि आईवीएफ के बारे में और जानना चाहते हैं, आईवीएफ ट्राई करना चाहते हैं, उनको भी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जो मिथक, जो गलतफहमियां उनके मन में है, उनके जवाब भी मिल गए होंगे। अगर आपके पास कोई और सवाल हैं आईवीएफ से जुड़े, आप हमसे ज़रूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। बैठकी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें, नया एपिसोड अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर मनिका एंड डॉक्टर प्राची। थैंक थैंक यू यू सो मच।